मुंशी प्रेमचंद की जीवन गाथा केवल एक लेखक की कहानी नहीं थी। यह उस समाज की कहानी थी जो अत्याचार, गरीबी, जाति और अन्याय के बोझ तले दबा हुआ था। यह कहानी उस बच्चे की है जिसका नाम धनपत राय था और जिसने एक दिन भारतीय साहित्य की आत्मा बनना था। जुलाई की एक गर्म सुबह 1880 में वाराणसी के पास लम्ही गांव में जन्मा यह बालक ऐश्वर्य की बजाय अभाव में बड़ा हुआ। उसके पिता जो डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे और उसकी माँ जो गृहस्थी संभालती थी, उसे कभी भी सुख की छांव नहीं दे सकी। जब धनपत केवल 5 वर्ष का था, उसकी माँ का देहांत हो गया। उस दिन घर से ममता का उजाला चला गया और उसके जीवन में जिम्मेदारियों की ठंडी परछाई पड़ गई। सौतेली माँ आई, पर उनमें स्नेह का अभाव था। घर में रोटी मुश्किल से पूरी होती थी और मन में हमेशा यह डर रहता था कि कल क्या होगा। यही अभाव धनपत राय को समय से पहले बड़ा बना गया। स्कूल जाना उसके लिए एक संघर्ष था। फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, किताबें खरीदने की हैसियत नहीं थी, लेकिन उसके भीतर पढ़ने की भूख कभी कम नहीं हुई। कई बार उसने किताबें गिरवी रखी और कई बार दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करनी पड़ी। अंग्रेजी स्कूलों में गरीब बच्चों का मजाक उड़ाया जाता था। फटे कपड़े, झुकी नजरें और खाली जेब सब उसे भीतर तक चोट पहुंचाते थे। यहीं से उसके मन में एक गहरी सोच बैठ गई कि समाज में सबसे बड़ा अपराध गरीब होना है। यही अनुभव आगे चलकर उसकी कहानियों की आत्मा बना। कम उम्र में उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी और विचारों में दूरी थी। घर में तनाव बढ़ गया। पढ़ाई पूरी करने का दबाव और परिवार चलाने की मजबूरी, दोनों ने मिलकर उसके जीवन को एक कठिन लड़ाई में बदल दिया। उसने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया कि जीवन समझौते का नाम है। उसने नौकरी करनी शुरू की। पहले छोटे मोटे काम किए, फिर शिक्षक की नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन यह समाज को देखने का अवसर दे रही थी। गांव के किसान, शहर के मजदूर, विधवाएं, दलित और शोषित स्त्रियां सब उसके सामने थे। वह केवल देख नहीं रहा था, वह भीतर ही भीतर सब कुछ लिख रहा था। शुरुआत में उसने उर्दू में लिखना शुरू किया और अपना नाम रखा नवाब राय। लेखन उसके लिए शौक नहीं, बल्कि उसकी बेचैनी थी। देश गुलामी में था, चारों तरफ अन्याय था और उसकी कलम चुप नहीं रह सकी। उसकी पहली चर्चित रचना सोज़-ए-वतन आई, जिसमें देशभक्ति और विद्रोह की आग थी। अंग्रेज सरकार डर गई, किताब जब्त कर ली गई और चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा फिर लिखा तो नौकरी चली जाएगी। यही वह मोड़ था जहां नवाब राय ने जन्म लिया और मुंशी प्रेमचंद का अवतार हुआ। नाम बदला, लेकिन सोच नहीं बदली। नौकरी और लेखन साथ साथ चलते रहे, लेकिन जीवन आसान नहीं हुआ। आर्थिक तंगी हमेशा साथ रही। बीमारी ने घेर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। उसने जान लिया था कि अगर उसत लिखना छोड़ दिया तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसने हिंदी को अपनाया ताकि आम आदमी तक पहुंचा जा सके। यही निर्णय उसे जनता का लेखक बना गया। धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। पूस की रात, अफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं जैसी कहानियों में उसने वह समाज दिखाया जिसे लोग देखना नहीं चाहते थे। वह किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखता था, वह आईना दिखाने के लिए लिखता था। आलोचना हुई, विरोध हुआ, लेकिन प्रेमचंद रुके नहीं। उसका जीवन लगातार संघर्ष करता रहा। कई बार ऐसा समय आया जब घर में खाने के लिए पूरा अनाज नहीं होता था। बीमारी में भी उसने लिखना नहीं छोड़ा। वह कहते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को बदलना है। यही विचार उसे बाकी लेखकों से अलग करता था। वह नायक नहीं गढ़ते थे, वह आम आदमी को नायक बना देते थे। यही वह दौर था जब प्रेमचंद केवल लेखक नहीं रहे, वह एक विचार बन चुके थे। जो गरीब के साथ खड़ा था, जो स्त्री के दर्द को समझता था, जो किसान की लाचारी को आवाज देता था। उनका जीवन खुद एक उपन्यास बन चुका था, जिसमें हर अध्याय दर्द, संघर्ष और सच्चाई से भरा हुआ था। प्रेमचंद अब केवल एक नौकरी पेशा लेखक नहीं रहे थे, वे उस युग की अंतरात्मा बन चुके थे। जब उनकी कलम कागज पर चलती तो शब्दों में एक गहरी धार होती, मानो वह समाज के हृदय से रक्त निकाल रहे हों। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में सुविधाएं सीमित थी। आर्थिक तंगी ने उन्हें लगातार घेर रखा था और कई बार ऐसा हुआ कि लेख छपने से पहले ही पैसे उधार लेकर घर चलाना पड़ा। बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था,
लेकिन उनके विचार और भी मजबूत होते चले गए। वे सच्चाई के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ते थे। मानते थे कि लेखक का कर्तव्य सत्ता का गुणगान करना नहीं, बल्कि समाज के सबसे दबे हुए आदमी के साथ खड़ा होना है। इसी सोच ने उन्हें बार बार मुश्किलों में डाला, लेकिन कभी झुकने नहीं दिया। इसी कठिन दौर में प्रेमचंद ने उपन्यासों की ओर गंभीरता से कदम बढ़ाया। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि जैसे उपन्यासों में उन्होंने स्त्री, नैतिकता, सामाजिक पाखंड और पूंजीवादी शोषण को बेनकाब किया। निर्मला में दहेज और स्त्री की पीड़ा को जिस संवेदनशीलता से दिखाया गया, उसने समाज को असहज कर दिया। प्रेमचंद जानते थे कि सच हमेशा चुभता है, फिर भी वे उसे लिखते रहे। वे किसी आंदोलन के नेता नहीं थे, लेकिन उनकी हर रचना अपने आप में एक आंदोलन थी। समय के साथ वे पत्रिकाओं के संपादन से भी जुड़े। हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने नए लेखकों को मंच दिया और साहित्य को आम आदमी के और करीब लाने की कोशिश की। लेकिन संपादन का काम भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं था। कर्ज बढ़ता गया, स्वास्थ्य गिरता गया, फिर भी उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा। उनके लिए लिखना सांस लेने जैसा था। उनका सबसे बड़ा और अंतिम उपन्यास गोदान उनके जीवन का सार बन गया। गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं है, वह पूरे भारतीय ग्रामीण समाज की त्रासदी है। होरी, धनिया, गोबर और जुनिया जैसे पात्र किसी कल्पना की उपज न हो, बल्कि प्रेमचंद के देखे जिए हुए लोग थे। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे किसान जीवन भर मेहनत करता है और अंत में भी कर्ज और अपमान से मुक्त नहीं हो पाता। यह उपन्यास लिखते समय प्रेमचंद खुद आर्थिक संकट और बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को नहीं, समाज के दर्द को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा। लगातार खांसी, कमजोरी और थकान ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, लेकिन प्रेमचंद जानते थे कि उनके पास आराम करने का समय नहीं है। वे कहते थे कि अगर लेखक चुप हो गया तो समाज और भी अंधा हो जाएगा। अंतिम दिनों में भी वे लिखते रहे, सोचते रहे, समाज के भविष्य को लेकर चिंतित रहे। 8 अक्टूबर 1936 को यह महान लेखक दुनिया से विदा हो गया। उनके पास न धन था, न प्रसिद्धि का शोर, लेकिन उनके जाने के बाद जो सन्नाटा छाया, उसने साबित कर दिया कि एक सच्चा लेखक क्या होता है। प्रेमचंद मर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों में खुद को अमर कर दिया था। आज भी जब किसान रोता है तो होरी याद आता है। जब भूखा बच्चा ईदगाह में खिलौने की जगह चिमटा खरीदता है तो हामिद सामने आ जाता है। जब समाज गरीब को दोष देता है तो प्रेमचंद की कलम सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। मुंशी प्रेमचंद हमें यह सिखाते हैं कि साहित्य महलों में बैठकर नहीं लिखा जाता, वह गलियों, खेतों, झोपड़ियों और आंसुओं के बीच जन्म लेता है। वे लेखक नहीं थे, वे समाज का आईना थे। और जब तक समाज में अन्याय रहेगा, तब तक प्रेमचंद जिंदा रहेंगे, हर उस व्यक्ति की आवाज बनकर जिसे बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। प्रेमचंद के जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति खत्म नहीं हुई, बल्कि उनका प्रभाव और गहरा हो गया, जैसे एक गहरी नदी जो अपने प्रवाह में समय के साथ आगे बढ़ती है। उन्होंने जो लिखा वह केवल अपने समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों था। उनकी कलम की गूंज में हर संवेदनशील दिल को झंझोरा। प्रेमचंद ने कभी भी सुंदरता की परिभाषा को पारंपरिक मानकों पर नहीं रखा। उन्होंने आदर्श और यथार्थ के बीच की उस पतली रेखा को पकड़ा, जहां आम आदमी रोज जीता है और रोज टूटता है। साहित्य वह नहीं है जो पाठक को पल भर के लिए खुश कर दे, बल्कि वह है जो उसे असहज कर दे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों था। उनकी कलम की गूंज में हर संवेदनशील दिल को झंझोरा। वह आम आदमी रोज जीता है और रोज टूटता है, सोचने पर मजबूर कर दे और भीतर से बदल दे। उनके शब्दों में एक गहरी ताकत थी जो सुनने वाले के मन को झकझोर देती थी। हालांकि प्रेमचंद की आवाज को सुनने वाले कई थे जो उनके विचारों को समझ नहीं पाए। कुछ ने कहा कि वे बहुत कड़वे सच लिखते हैं, जबकि कुछ ने उन्हें निराशावादी करार दिया। लेकिन प्रेमचंद ने इन आलोचनाओं को अपने दिल में स्थान नहीं दिया। वे जानते थे कि सच लिखने वाले पर पहले पत्थर ही पड़ते हैं। उन्होंने अपने पात्रों को ऐसे ही रखा जैसे वे थे, कमजोर, भयभीत, लालची, लेकिन इंसान। यही ईमानदारी उन्हें महान बनाती है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत उनकी संवेदना थी। उन्होंने किसान के दुख को किसान बनकर, स्त्री के दुख को स्त्री बनकर,
और दलित के अपमान को खुद अपमानित होकर लिखा। उनके लिए साहित्य ऊंचे वर्ग की बैठक नहीं थी, बल्कि गरीब की चौपाल थी, जहां हर दर्द को बोलने की जगह मिलती थी। यही कारण है कि उनकी रचनाएं पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन लोगों तक पहुंची जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। हालांकि उनका निजी जीवन संघर्षों से भरा रहा, बीमारी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, और कई बार ऐसा हुआ कि दवाइयों के पैसे तक नहीं थे, फिर भी उन्होंने कभी अपनी गरीबी को भुनाने की कोशिश नहीं की। वे चाहते तो अपने नाम का इस्तेमाल कर आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन था। वे मानते थे कि लेखक अगर सुविधाओं का गुलाम बन गया तो उसकी कलम मर जाती है। प्रेमचंद का साहित्य आजादी के आंदोलन से भी गहरे रूप में जुड़ा हुआ था। वे केवल राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे, वे सामाजिक आजादी चाहते थे। उनके लिए अंग्रेज चले जाना ही पर्याप्त नहीं था, अगर समाज के भीतर जाति, शोषण और असमानता बनी रहती। यही सोच उन्हें अपने समय से बहुत आगे खड़ा करती है। आज भी जब हम जाति, किसान आत्महत्या, स्त्री शोषण या गरीबी की बात करते हैं, तो प्रेमचंद की रचनाएं अचानक वर्तमान बन जाती हैं। उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे उनका महत्व और स्पष्ट होता गया। विश्वविद्यालयों में उनके नाम पर शोध होने लगे, उनकी कहानियां पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे आम आदमी की जुबान पर बने रहे। गांव की चौपाल में, शहर की झुग्गी में, स्कूल की किताबों में और रंगमंच पर हर जगह प्रेमचंद जिंदा रहे। उनकी रचनाओं पर नाटक बने, फिल्में बनी, लेकिन मूल आत्मा वही रही, सच और करुणा। प्रेमचंद हमें यह सिखाते हैं कि बड़ा लेखक बनने के लिए बड़ी भाषा नहीं, बल्कि बड़ा दिल चाहिए। साहित्य सत्ता के पास बैठने का नाम नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल करने का साहस है। उनकी कलम कभी झुकी नहीं, इसलिए आज भी सीधी खड़ी है। जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो हम केवल अतीत को नहीं देखते, हम अपने वर्तमान को पहचानते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। वे चले गए, लेकिन उन्होंने जो सवाल छोड़े वे आज भी हमारे सामने खड़े हैं। और जब तक ये सवाल जिंदा है, तब तक मुंशी प्रेमचंद भी जिंदा रहेंगे, हर उस इंसान की आवाज बनकर जो चुप कराया गया, जो दबाया गया और जो फिर भी उम्मीद करता रहा।